एक ही जंग ने एक जालिम बादशाह को इतना बदल दिया कि उसने एक पूरे एम्पायर के रिलीजन को ही बदल दिया। आखिर अशोका ने क्यों तलवार का सहारा छोड़कर रिलीजन को इख्तियार करने का सोचा? अशोका ने क्यों तलवार छोड़कर बुद्धिज्म का रास्ता इख्तियार किया? गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? आखिर इस दौर में ऐसा क्या हुआ था? क्या आप जानते हैं कि गैर मुल्की ताकतों को इंडिया में कदम जमाने से किसने रोक कर रखा? ये कहानी शुरू होती है आज से 2600 साल पहले के इंडिया से, जब 600 BC के आसपास आर्यंस की ट्राइबल बस्तियां तरक्की कर बड़ी बड़ी रियासतों में बदल गई थी। इन्हें महाजपंथ कहा जाता था। ये कुल 16 महाजपंथ थे, जिनमें से कुछ मशहूर ये थे: मगधा, कौशल, वाजजी, औंती और गंधारा। गंधारा जो मॉडर्न डे अफगानिस्तान और KPK का हिस्सा है। मगधा सबसे ज्यादा ताकतवर रियासत थी, क्योंकि ये लोग गंगा रिवर के फर्टाइल मैदानों और आयरन की माइंस पर काबिज थे। यही वो इलाका है जहाँ पर बाद में नंदा, गुप्ता और मौर्य एम्पायर्स राइज हुई। महाजपंथ दौर में ही गौतम बुद्धा ने बुद्धिज्म की बुनियाद रखी और महावीर जैन ने जैनिज्म को मुनज़्ज़म किया। नंदा डायनेस्टी के जुल्म सितम से लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। नंदा डायनेस्टी की बुनियाद नंदा खानदान के महापदम नंदा ने रखी थी। वो एक नीचे तबके से ताल्लुक रखते थे। कहा जाता है कि वो एक शोदर थे या नाई खानदान से ताल्लुक रखते थे। उसने आखिर शिशोंगा खानदान को हटाकर तख्त पर कब्जा किया और मगधा को दारुल हुकूमत बना दिया। नंदा फौज को उस वक्त की सबसे बड़ी फौज तस्वर किया जाता था। इनके पास 2 लाख प्यादा फौजी, 20,000 हॉर्स राइडर्स और 3,000 हाथी थे। नंदा बादशाह बहुत सख्त टैक्स लगाया करते थे। इनकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर, ट्रेड और भारी टैक्स पर खड़ी हुई थी। नंदा बादशाह अपने वेल्थ और मिलिट्री पावर की वजह से बहुत ज्यादा फेमस थे, लेकिन अवाम इन्हें नापसंद करते थे, क्योंकि वो जालिम, लालची और जाबराना टैक्स लेने वाले तस्वर किए जाते थे। इसलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया ताकि नंदा खानदान को गिराकर एक नई और ज्यादा मुनज़्ज़म एम्पायर को खड़ा किया जा सके। चाणक्य उस वक्त के ग्रेट टीचर और एक बहुत प्रोफेशनल पॉलिटिशियन थे। आखिरी नंदा हुक्मरान धन नंदा था। वो अपनी दौलत और फौजी ताकत पर बहुत ज्यादा गुरूर करता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से उसको शिकस्त दी और यूं मौर्य एम्पायर की बुनियाद रखी गई। चंद्रगुप्त ने चाणक्य के साथ मिलकर एक ऐसी एम्पायर कायम की जिसको हम हिस्ट्री में मौर्य एम्पायर के नाम से जानते हैं। मौर्य एम्पायर दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर्स में शुमार होता था। इसके बॉर्डर आज के अफगानिस्तान से लेकर ईस्ट बंगाल तक और साउथ में कर्नाटक तक फैले हुए थे। एम्पायर्स को मुख्तलिफ स्टेट में डिवाइड किया गया था और हर स्टेट का एक अलग गवर्नर होता था। सेंटर में बादशाह सबसे बड़ी ताकत का मालिक होता था। जासूसी का निजाम बहुत मजबूत था, जो हर छोटे बड़े मामले पर नजर रखता था। फौज लाखों फौजियों पर मुश्तमिल थी, जिसमें प्यादा फौजी, हाथी और घुड़सवार शामिल थे। मौर्य एम्पायर की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। किसान जमीन से पैदाशुदा पैदावार का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को एज अ टैक्स दिया करते थे। ट्रेड भी अरूज पर था। शहर रेशम के जरिए चाइना, सेंट्रल एशिया और रोम तक ट्रेड किया जाता था। इंडियन कॉटन, स्पाइसेस और प्रेशियस स्टोन्स भेजे जाते थे। इस मैप में देखा जा सकता है कि वेस्ट में मौर्यन एम्पायर की बाउंड्री मॉडर्न डे ईरान के मार्गो डेजर्ट तक थी। गंधारा का इलाका जो कि मॉडर्न डे अफगानिस्तान और KPK का एरिया बनता है। मॉडर्न डे कश्मीर, पाकिस्तान, हिमालयाज, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया, साउथ इंडियन टिप के अलावा इसके अलावा मॉडर्न डे बांग्लादेश, म्यांमार और लाओस तक बाउंड्रीज फैली हुई। इस मैप से आपको मौर्यन एम्पायर की ग्रेटनेस का अंदाजा हो सकता है। मौर्यन एम्पायर का सबसे मशहूर रूलर अशोका था। अशोका स्टार्ट में तो एक क्रूअल हुक्मरान था, लेकिन कलिंगा की जंग ने उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल दी। इस जंग में 1 लाख से ज्यादा इंसान मारे गए थे और हजारों कैदी बने थे। जमीन लहू से सुर्ख हो गई थी। ये मंजर अशोका के दिल को हिला गया था। इसने ऐलान किया कि अब वो तलवार नहीं बल्कि अमन और धर्म का रास्ता इख्तियार करेगा। अशोका ने बुद्धिज्म को अपनाया और इसको एम्पायर का मरकज बना दिया। इसने बुद्ध बख्शुओं को श्रीलंका, बर्मा, सेंट्रल एशिया और पर्शिया तक भेजा। आज भी दुनिया भर में फैला हुआ बुद्धिज्म अशोका के मिशन की गवाही देता है। अशोका के बाद कमजोर हुक्मरान ना तो एम्पायर की यूनिटी बरकरार रख सके और ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। स्टेट्स आजाद होती गईं, टैक्स कम होने लगे और मिलिट्री पावर बिखर गई और आखिरकार 185 BCE तक मौर्यन एम्पायर बिल्कुल खत्म हो गया। मौर्य एम्पायर के जवाल के बाद कई अरसे तक छोटी और बड़ी रियासतें उभरती रहीं और टूटती रहीं, लेकिन 320 CE में चंद्रगुप्त द फर्स्ट ने गुप्ता एम्पायर की बुनियाद रखी। इसके बेटे समरगुप्ता ने एम्पायर को फर्दर एक्सपैंड किया, लेकिन असल ग्रेटनेस चंद्रगुप्ता द सेकंड के दौर में आई। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया को एक बार फिर से यूनाइट किया।
गुप्ता एम्पायर मौर्य एम्पायर की तरह सख्त सेंट्रल नहीं थी, बल्कि ज्यादातर जागीरदाराना थी। स्टेट्स को खुद मुख्तारी हासिल, लेकिन वो बादशाह को ऑनर भी पेश करते थे। इंसाफ का निजाम हिंदू धर्मशास्त्रों पर मुश्तमिल था। गुप्ता दौर में ट्रेड अपनी पीक पर थी। इंडियन कपड़ा, आयरन और एलिफेंट टीथ रोम, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना तक जाते थे। गोल्ड और सिल्वर के सिक्के आम इस्तेमाल होते थे। गुप्ता दौर को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस दौर में हिंदू धर्म दोबारा ताकतवर हुआ, लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी टॉलरेट किया गया। ये आप गुप्ता एम्पायर का मैप देख सकते हैं। वेस्ट में गुप्ता एम्पायर की बाउंड्री गंधारा, मॉडर्न डे अफगानिस्तान और केपीके का एरिया, मॉडर्न डे कश्मीर और पाकिस्तान में पंजाब का इलाका, हिमालयाज, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया में सिर्फ साउथ टिप के अलावा ईस्ट में नागालैंड, मॉडर्न डे बांग्लादेश, म्यांमार और लाओस तक फैली हुई थी। गुप्ता एम्पायर सेंट्रल ओरिएंटेड नहीं थी, बल्कि स्टेट्स के पास ज्यादा इख्तियारात थे। इस दौर में मंदिरों की तामीर हुई और संस्कृत अदब को बहुत ज्यादा फरोग मिला। कालिदास ने शकुंतला जैसे शाहकार तख्लीक किए। आर्यभट्ट ने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में इनकलाब बर्पा किया। इसने जीरो और पॉइंट के निजाम को एक्सप्लेन किया। इसके बाद 500 CE के दौरान सेंट्रल एशिया के नोमैडिक ट्राइब्स हंस ने इंडिया पर हमले करना शुरू कर दिए। गुप्ता एम्पायर कमजोर हुई और ट्रेड टूट गई, और जिसके नतीजे में स्टेट्स इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गई और अल्टीमेटली 550 CE तक गुप्ता एम्पायर मुकम्मल तौर पर टूट गई। गुप्ता एम्पायर के जवाल के बाद इंडिया एक दफा फिर छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो गई। ईस्ट में पाल सल्तनत उभरी, जिसने बुद्धिज्म को फरोग दिया, जबकि कनौज में हर्षवर्धन ने हुकूमत की। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक नई ताकत राजपूतों के तौर पर उभरी। ये डिफरेंट वॉरियर्स थे जिन्होंने जमीनों पर कब्जा किया और बड़े बड़े किले तामीर की। इनमें चौहान, परमार, सोलंकी, गढ़वाल और प्रत्यार बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थे। राजपूत बहादुर थे, लेकिन हर राजा अपनी ही सल्तनत के लिए लड़ता रहा। यही वजह थी जब बाद में मुसलमान हुक्मरान जैसे महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी इंडिया में आए, तो इन्होंने इस बात का फायदा उठाते हुए विक्ट्रीज हासिल की। यूं इंडिया की हिस्ट्री में मौर्य एम्पायर ने एक अजीम इतिहाद कायम किया। अशोका ने बुद्धिज्म को दुनिया तक पहुंचाया। गुप्ता एम्पायर ने इल्म अदब को सुनहरी दौर दिया, और गुप्ता के बाद राजपूतों ने अपनी बहादुरी से तारीख में नाम कमाया। मगर इनके इख्तलाफात और बिखराव ने आने वाले टाइम में इंडिया को नई सल्तनतों के लिए तैयार कर दिया। आपका क्या ख्याल है कि मौर्य और गुप्ता एम्पायर जैसी बड़ी सल्तनतें अगर ना टूटती तो आज इंडिया का नक्शा कैसा होता? इसका जवाब कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।